एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे टेंस। टेंस में आप सभी लोग जानते हैं काल होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग जानते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो आज इसी को हम सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए टेंस किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक से क्या है, द टेंस एंड इट्स फॉर्म। पहले इसे समझेंगे, द टेंस एंड इट्स फॉर्म। द टेंस मतलब टेंस काल, द टेंस मतलब काल, एंड इट्स फॉर्म मतलब उसके प्रकार, मतलब टेंस के प्रकार। हम आज क्या पढ़ेंगे, द टेंस मतलब टेंस पढ़ेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे, उसके रूप पढ़ेंगे, मतलब टेंस के कितने रूप होते हैं। तो अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आ गया होगा कि क्या आज पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे और उसके फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखिए टेंस किसे कहते हैं। टेंस मीन्स होता है काल। कहा गया कि वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। क्या, वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो देखिए कहा गया वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। अब तो ये नए टॉपिक आ गए कि वर्ब। अब पता पहले तो ये चलेगा कि वर्ब क्या है, तभी तो उसे समय का बोध होगा। तो यहां देखिए हमें अब समझना पड़ेगा वर्ब। तो हेडिंग क्या डालेंगे, वर्ब। कि किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। तो मतलब जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। क्योंकि देखिए आप सभी लोग जानते हैं जब घर बनता है तो एक एक ईंटों से बनता, एक एक ईंटा से घर बनता है। तो वही बात है, उस काम को किया गया तभी तो बना। मतलब वही कहा गया करने या होने का बोध हो। ठीक है, किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब यहाँ वर्ब की डिफिनीशन समझ में आ गई। मतलब जब हम कोई काम, जैसे ईंट एक एक किए, इकट्ठा एक एक ईंट से घर बना, तो घर जो बन गया यही तो क्रिया हुई। क्रिया की डिफिनीशन कोई दिक्कत, फिर से मतलब किसी वाक्य में किसी कार्य के, देखिए हम लोगों को पर डे ऐसा दिन जाता है जिस दिन हम अनेक वर्ड, अनेक प्रकार के वाक्य बोलते रहते हैं। ऐसा दिन तो नहीं जाता होगा जिस दिन आप चुप्पी मारे बैठे होंगे, क्योंकि बिना बोले कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब वही कहा गया किसी वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। अब देखिए टेंस की डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। देखिए अब आपको पता चल गया कि वर्ब होता क्या है, ठीक। और टेंस किसे कहता, मतलब वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो कहा गया कि वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता, मतलब मैंने अभी आपको बताया क्रिया मतलब होता है करना, ठीक। तो कहा गया क्रिया की डिफिनीशन आप क्या सुने, वर्ब की डिफिनीशन, किसी वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता उसे वर्ब कहते हैं। तो वही कहा गया कि अब देखिए जब हम कोई काम करते हैं, जैसे यही लिख रहा हूं, अब जैसे मैंने लिखा खाना, ठीक। तो खाना में समय लगा, और खाना जब लिखा तो यहाँ लिखने का बोध हुआ कि नहीं, लिख रहा था तो यहाँ लिखने का बोध हुआ। खाना जब लिख रहा था लिखने का बोध हुआ, तो ये क्या हुआ, क्रिया हो गई। लेकिन लिखने में समय लगा, तो वही कहा गया कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, यहाँ लिखने में जो समय लगा उसी को क्या कहते हैं, टेंस। समझ में आ गया होगा। मतलब टेंस किसे कहते हैं,
कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें समय लगता है, और जो समय लगता है वही क्या होता है, टेंस कहलाता है। तो जैसे यहाँ खाना हो गया, अब यहाँ मैं लिख रहा हूं लिखना, तो लिखने में यहाँ देखिए क्या हुआ, समय लगा, तो यहाँ लिखने का बोध हुआ, क्या हुआ, लिखने का जो बोध हुआ उसे वर्ब कहा, और लिखने में जो समय लगा, मतलब जब लिख रहा हूं इसे तब इसमें समय लगा, और जो समय लगा वही क्या हुआ, टेंस। टेंस मतलब होता है काल, और काल मतलब होता है समय, जो चल रहा है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं यही क्या होता है, टेंस होता है, मतलब बोलने में समय लग रहा है, ठीक। और जो मैं बोल रहा हूं यहाँ बोलने की क्रिया हो रही है, बोलने का बोध हो रहा है, मतलब यहाँ बोलने की क्रिया हो रही है, तो इसका मतलब ये वर्ब है। और जो बोलने में समय लग रहा है वो टेंस, समय। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए जैसे पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या है, ये जो पढ़ाना वर्ड लिखा हूं ये क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा शब्द है। तो ये देखिए शब्द के अंत में क्या आया है, ना आया है, इसका मतलब एक क्रिया है। तो मैंने आपको बताया जितने भी शब्द होंगे, जितनी भी क्रिया होंगे, सॉरी जितने भी क्रिया होंगे, उन क्रिया के अंत में ना होता है। मतलब हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में नहीं, इंग्लिश का तो होगा। जैसे यहाँ देखिए क्या होगा, टीच, तो यहाँ थोड़ा ना आ रहा। हिंदी वाले वाक्य में मतलब जितनी भी आपके क्रिया के शब्द होते हैं उन शब्द के अंत में अक्सर क्या होते हैं, ना होते हैं। जैसे यहाँ क्या हो गया, पढ़ाना, तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होती है, टीच। उसी प्रकार अब आपसे मैं पूछूं दौड़ना, तो दौड़ना का अंग्रेजी क्या होती है, रन। तो यहाँ देखिए इस शब्द के अंत में क्या आया, ना आया, इसका मतलब ये क्या है, क्रिया है, यहाँ दौड़ने का बोध होगा। तो कहने का प्राय ये है, ये क्या हो गया, दौड़ना। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं खेलना, खेलना क्या है, आप कहेंगे क्रिया है। कैसे पता चला, क्योंकि शब्द के अंत में क्या आया, ना आया। इसका मतलब खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, प्ले क्या है, एक वर्ब है। समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ईट, मतलब आप जानते हैं ईट मीन्स क्या होता है, खाना। तो खाना क्या है, एक क्रिया है। खाना का अंग्रेजी क्या होती है, ईट, और ईट क्या है, वर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि शब्द के अंत में ना है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी क्रिया होते हैं उन शब्द के उनके अंत में क्या होते हैं, ना होते हैं। उसी प्रकार आप बताइए आना, ये क्या है, क्रिया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए क्रिया है कि नहीं, यस या नो। ये क्रिया है। कैसे पता चला, क्योंकि शब्द के अंत में ना आया, तो क्रिया है। और इसकी अंग्रेजी क्या होती है, कम, ठीक। और कम क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है, क्रिया है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको टेंस की डिफिनीशन समझ में आ गई, वर्ब की डिफिनीशन समझ में आ गया। टेंस में टेंस मतलब होता है काल, काल मतलब होता है समय, आप सभी लोग जान गए। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया मतलब करना। तो कहने का प्राय ये, अब हम क्या पढ़ेंगे, टेंस के प्रकार, मतलब काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार कितने होते हैं या टेंस के रूप कितने होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। तो देखिए वर्तमान काल क्या होते हैं, जो इस समय चल रहा है वो क्या होते हैं, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल क्या होता है, जो बीत चुका है वो भूतकाल होता है।
और भविष्य काल क्या होता है? आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब जैसे टेंस होते हैं, टेंस के प्रकार होते हैं, तो उसी प्रकार प्रत्येक टेंस के भी प्रकार होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि खानदानी लक्षण चले जाते हैं और कुछ परंपरा ऐसे होते हैं जिसे सब लोग मानते चले जाते हैं। तो कहने का प्राय ये है, देखिए टेंस 3 प्रकार हुए, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो उसी प्रकार अब तो भाई जितने टेंस होंगे तो उसके भी प्रकार होते हैं। जैसे देखिए, जो इंसान होते हैं उनके अंदर ये क्षमता होती है कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसी प्रकार अब देखिए प्रत्येक टेंस के भी भेद होते हैं। क्या होते हैं? पहला सिंपल, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब जितनी भी टेंस होंगे इसके 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 सभी के ये रूप होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, नोट में अनुवाद करते समय हमें वाक्य में से 3 मुख्य शब्दों को छांट लेना चाहिए। ये शब्द हैं कर्ता, क्रिया, कर्म। जो शब्द वाक्य का कर्ता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर टेंस के अनुसार क्रिया शब्द तथा उसके बाद जो कर्म है उसकी अंग्रेजी लिखनी चाहिए। अन्य शब्दों की अंग्रेजी बाद में व्याकरण के अनुसार लगाते हैं। तो अभी समझ में नहीं आया तो यहाँ समझते हैं। मतलब हमें ये विशेष नोट में इम्पोर्टेंट हमें समझ के लिखना चाहिए। अनुवाद करते समय हमें ध्यान ये देना चाहिए कि कब क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो देखिए, अनुवाद करते समय मतलब जब हम किसी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो वही कह रहा है कि अनुवाद करते समय हमें वाक्य में से 3 मुख्य शब्दों को छांट लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? सबसे पहले जब हम अनुवाद करने जाते हैं तो वाक्य में से 3 मुख्य शब्दों को छांटना है। कौन कौन? कर्ता, क्रिया, कर्म। अब देखिए, जो शब्द वाक्य का कर्ता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी। मतलब हमें वाक्य में से छांट लिए तो कर्ता क्रिया छांट लिए, पता चल गया कि कौन कर्ता है, कौन क्रिया, कौन कर्म है। तो उसमें से हमें सबसे पहले क्या लिखनी है? कर्ता की अंग्रेजी। अब फिर टेंस के अनुसार क्रिया शब्द, मतलब फिर जिस टेंस के रहेगा उसके अनुसार क्रिया लिखनी है। फिर कहा गया तथा उसके बाद जो कर्म है उसकी अंग्रेजी लिखनी चाहिए। जैसे ही क्रिया लिखते हैं उसके बाद हमें क्या लिखनी चाहिए? कर्म लिखनी चाहिए, उसकी अंग्रेजी। समझ में आ रहा है ना? कर्म लिखनी चाहिए। फिर कहा गया अन्य शब्दों की अंग्रेजी बाद में व्याकरण के अनुसार लगाते हैं। मतलब और जो शब्द बचते हैं उसकी अंग्रेजी हम व्याकरण के अनुसार लगाते हैं। अन्य शब्द मतलब अदर में, मतलब जो अन्य शब्द में आते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।